नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। पिछले महीने हमारी संसद का जो मॉनसून सेशन खत्म हुआ, इस सेशन के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक बिल राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा से वो पारित भी हो चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले स्पेशल सेशन में सरकार के द्वारा इसी बिल को लोकसभा से भी पास करवाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। आज इसी बिल को हमें समझना है। द बिल इज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हमारे देश में चुनाव करवाने के लिए, केंद्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में इस बिल में प्रोविजंस किए गए हैं। ये बिल काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ है, लेकिन उस कंट्रोवर्सीज को जज करने से पहले, उसके बारे में कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, वो हमें जानने की कोशिश करनी है। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने इस पूरे वीडियो को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें पहले हिस्से में हम इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद दूसरे हिस्से में इलेक्शन कमिश्नर्स की जो कंडीशंस ऑफ सर्विस होती हैं, सेवा की शर्तें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में। पहले इस बिल का नाम हम देख लेते हैं। द बिल इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आज 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ही इज द हेड ऑफ द बॉडी। और उनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही इलेक्शन कमिश्नर्स रखो, आप उनसे ज्यादा भी रख सकते हो, उनसे कम भी रख सकते हो, एक भी ना रखो तो भी चलेगा। इन सभी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की बात करी गई है आर्टिकल 324 में, और कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार रहेंगे कि वो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करें। लेकिन देयर इज अ कैच। कहा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड। मतलब कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत उसके अधीन रहकर राष्ट्रपति को इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना होगा। मतलब राष्ट्रपति अपने आप से जैसे चाहे वैसे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। उनको क्या देखना होगा कि इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में संसद का कानून क्या कहता है। मतलब कि आइडियली होना यह चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू होना शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद हमारी संसद को इस मामले में एक कानून बनाना चाहिए था, जिस कानून में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में शर्तें तय की गई हो, उसके बारे में प्रोसीजर तय की गई हो और उसके आधार पर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करे। लेकिन हुआ ये, हमारा संविधान लागू होना शुरू हो गया। संविधान लागू होने से पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन भी हो चुका, लेकिन सालों तक, दशकों तक हमारी संसद ने इस मामले में कोई कानून नहीं बनाया। जो कानून उसको बनाना चाहिए था वो कानून उसने नहीं बनाया। यहां तक कि 1991 में, 1991 में संसद के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स की कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में कानून बनाया गया था, लेकिन उस कानून में उन्होंने उनकी सेवा की शर्तों के बारे में प्रावधान किए थे। उनकी अपॉइंटमेंट का वहां पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। संसद का कानून होना चाहिए था, कानून था नहीं, तो राष्ट्रपति करते क्या? कानून की गैरहाजिरी में अब उनकी अपॉइंटमेंट के पावर्स राष्ट्रपति के हाथ में ही रह जाएंगे। हमारे यहां पर हमने संसदीय व्यवस्था का स्वीकार किया है। संसदीय व्यवस्था में इस तरह के अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में सही मायने में नहीं होते हैं। ये सभी अधिकार होते हैं सरकार के हाथ में। संसद का कानून नहीं था, इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट, पूरी अपॉइंटमेंट वो सरकार के हाथ में ही रह जाती थी। सरकार के द्वारा जिन लोगों का चयन किया जाता था, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता था। ये सही नहीं है, नहीं ही है, क्योंकि अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो ये जरूरी है
कि आपकी जो चुनाव करवाने वाली संस्था है वो एक निष्पक्ष संस्था हो, लेकिन अगर उस संस्था के कमिश्नर्स को अपॉइंट करते वक्त सरकार की राय मानी जाती है, सरकार के द्वारा उन लोगों का चयन किया जाता है, तो वो निष्पक्ष कैसे काम कर पाएगा। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई 2015 में। सुप्रीम कोर्ट में ये मांग करी गई, इस रिट पिटीशन में ये मांग करी गई कि सरकार के हाथ में ये पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर है, दैट्स रॉन्ग, दैट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की एक बेंच ने इस मामले को रेफर कर दिया एक बड़ी बेंच के पास। उनका मानना यह था कि यह मामला काफी गंभीर है और इसके अंदर संविधान का और बेहतर इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, कि जो शायद एक बड़ी बेंच बेहतर तरीके से कर पाएगी। तो इसको एक लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया, जिसी बेंच का जजमेंट इसी साल आया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द मंथ ऑफ फरवरी और इन द मंथ ऑफ मार्च सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस साल बताया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट इस तरह से सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, संसद का इस मामले में कानून होना चाहिए, लेकिन कानून नहीं है तो उसको वो कानून जल्द से जल्द बनाना चाहिए। लेकिन जब तक वो कानून नहीं बनता है तब तक आप इलेक्शन कमिश्नर्स को किस तरह से अपॉइंट करोगे। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से एक व्यवस्था तैयार करी। उन्होंने अपने जजमेंट में बताया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। इस सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जिन लोगों का नाम रेकमेंड किया जाता है, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इस सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उसमें होंगे प्रधानमंत्री, उसमें होंगे लोकसभा में जो विरोध पक्ष के नेता है वो, अगर विरोध पक्ष के नेता का वहां पर रिकॉग्निशन नहीं है तो तब जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उनके लीडर को यहां पर बिठाया जाएगा। इन दोनों के अलावा वहां पर रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 सदस्यों से बनी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जिस व्यक्ति के नाम का रिकमेंडेशन दिया जाएगा राष्ट्रपति को, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त करेंगे। दैट्स इट। मतलब कि आइडियली यहां पर संसद का कानून होना चाहिए था, नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से इस तरह की एक नई व्यवस्था को कायम किया। लेकिन देखना यह है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था बनाई है, लेकिन हमारे संविधान ने इस तरह की व्यवस्था बनाने के अधिकार दिए हैं हमारी संसद को, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर यह व्यवस्था बनाई जाती है तो उससे संसद के इस तरह की व्यवस्था बनाने के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। संसद तो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर ही सकती है। उसी अधिकार का इस्तेमाल कर कर उसने कानून बनाने के लिए एक बिल तैयार किया, वही बिल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, 2023 का बिल, जो पिछले सेशन में राज्यसभा में लाया गया था। इस सेशन में अब उसको लोकसभा में पारित करवाने की कोशिश की जाएगी। अब इस नए बिल में क्या बात करी गई है जानते हैं। नए बिल की सबसे इंटरेस्टिंग और आई शुड से कंट्रोवर्शियल बात यह है, इसके अंदर सिलेक्शन कमेटी के लिए बात करी गई है, लेकिन कहा यह गया है कि सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 3 लोग होंगे, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री, दूसरे हैं लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता, और तीसरे होंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको नॉमिनेट किया गया है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। आपको कंपेयर करना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में प्रधानमंत्री थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे, लेकिन जो तीसरे सदस्य थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बिल में निकाल दिया गया है और उनके स्थान पर किसको रखा गया है? प्रधानमंत्री द्वारा तय किए हुए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को। जब भी इस तरह की हायर पोजीशंस के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है तो उसमें यह एंश्योर किया जाता है कि किसी एक पक्ष का वहां पे पलड़ा भारी ना हो जाए। आप लोकपाल की अपॉइंटमेंट देखिए, लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट देखिए, इन सभी अपॉइंटमेंट्स में आपको पाया जाएगा कि वहां पर
जुडिशरी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जैसे कि लोकपाल को अगर अपॉइंट करना हो तो उसकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सम जज नॉमिनेटेड बाय हिम एंड वन इज एमिनेंट ज्यूरिस्ट, राइट। तो यहां पर जुडिशरी का रिप्रेजेंटेशन है। ज्यादातर राज्य के अंदर लोकायुक्त, जैसे कि सेंटर में लोकपाल है, स्टेट के अंदर होते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर के लिए जो सिलेक्शन कमेटी तय की गई है उसके अंदर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी वहां पर रखा गया है। जो सीबीआई के डायरेक्टर है उनके लिए जो सिलेक्शन कमेटी तय की गई है उसके अंदर भी आपको सीजेआई मिलेंगे। हालांकि सीवीसी के अपॉइंटमेंट के लिए वो नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको जुडिशरी का रिप्रेजेंटेशन वहां पर मिलेगा। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो उसके अंदर अगर आपने जुडिशरी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है और जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी आपने बनाई है, ऑब्वियस है कि यहां पर रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है उसका पलड़ा भारी हो जाता है, राइट। एंड दैट्स द वेरी रीजन कि दिस हैज बिकम हाईली कंट्रोवर्शियल। मोर ओवर द बिल सेज दैट कि इनके द्वारा जो अपॉइंटमेंट करी जाएगी दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड ड्यू टू वैकेंसी और डिफेक्ट इन द सिलेक्शन कमेटी, राइट। मतलब कि अगर सिलेक्शन कमेटी में वैकेंसी है, इन तीन में से कोई नहीं है, या फिर उसके फॉर्मेशन में ही किसी डिफेक्ट को पाया गया है, तो सिर्फ इसी वजह से आप उस अपॉइंटमेंट को खारिज नहीं कर सकते हो, उसको गलत नहीं ठहरा सकते हो। मतलब कि इन तीन सदस्यों में से कोई सदस्य ना हो, राइट। कौन नहीं हो सकते हैं? ऑब्वियसली लीडर ऑफ अपोजिशन, राइट। तो अगर वो नहीं है तो सिर्फ वो नहीं होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो अपॉइंटमेंट करवाई गई है दैट्स रॉन्ग, राइट। किसी भी एंगल से हम देखें तो इस बिल के कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, दैट्स वन थिंग। तो ये बातें थी अपॉइंटमेंट के बारे में, ये था वीडियो का पहला हिस्सा। अब लेते हैं दूसरे हिस्से को, जिस दूसरे हिस्से में इलेक्शन कमिश्नर्स की कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में बात करी गई है। इसके लिए भी पहले हमें संविधान को समझना होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर्स की कंडीशंस ऑफ सर्विस, सेवा की शर्तें, उनकी सैलरी, उनका पेंशन, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज, उनका एकोमोडेशन एटसेट्रा, इन सभी को कंडीशंस ऑफ सर्विस कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस तय की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सब्जेक्ट टू दी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। जैसी बात अपॉइंटमेंट के लिए करी गई है वैसी ही बात यहां पर कंडीशंस ऑफ सर्विस के लिए ही करी गई है। मतलब कि राष्ट्रपति तय करेंगे इनकी सेवा की शर्तें, लेकिन वो भी संसद के कानून के मुताबिक, उसके अधीन रहकर उनको ये काम करना है। उसके अलावा कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी हमें लेने हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में जो बातें करी गई हैं और चीजों के बारे में जो बातें करी गई हैं, उनमें कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर्स के क्वालिफिकेशंस के बारे में हमारे संविधान में कोई बात नहीं करी गई है। क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। हमारे संविधान में काफी सारी और पोजीशंस हैं कि जिनके लिए क्वालिफिकेशंस वहां पर तय किए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए तय नहीं किए गए हैं। जाहिर से बात है कि अगर संविधान में तय नहीं किए गए हैं तो इन क्वालिफिकेशंस को तय करने का काम किसका हुआ? संसद का हुआ। संसद को कानून के तहत उनको नक्की करना होगा। उसके अलावा हमारे संविधान में इलेक्शन कमिश्नर्स के रेजिग्नेशन के बारे में भी कोई प्रोविजन नहीं जोड़ा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की काफी सारी पोजीशंस ऐसी हैं कि जिसमें उनके रेजिग्नेशन के बारे में बातें कही गई है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स के रेजिग्नेशन के बारे में बात नहीं कही गई है। इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर कितना होगा उसके बारे में भी हमारा संविधान चुप है। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं, काफी सारी स्टैट्यूटरी पोजीशंस भी ऐसी होती हैं कि जिनको निष्पक्ष रखने के लिए कहा जाता है, या फिर कहिए कि प्रोविजन जोड़ा जाता है कि उनको रिटायरमेंट के बाद उसी पोजीशंस पर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, राइट ना। अगर उसी पोजीशन को अगर उनको पता हो कि वही पोजीशन उनको फ्यूचर में वापस मिल सकती है, तो हो सकता है कि वो अपनी निष्पक्षता गंवा दे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए
कानून के अंदर ये कहा जाता है, काफी सारे पोजीशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जैसे कि कैग यूपीएससी के मेंबर्स, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, इन सभी के बारे में कहा गया है कि दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू द सेम पोजीशन आफ्टर रिटायरमेंट, राइट। लेकिन ऐसी कोई भी बात इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में हमारे संविधान में नहीं कही गई है। मोरओवर, काफी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टैट्यूटरी पोजीशंस ऐसी होती है कि जिनके बारे में प्रोविजन किया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको केंद्र या फिर राज्य सरकार में कोई भी पोजीशंस नहीं दी जा सकती। अगेन एग्जांपल इज कैग। कैग के बारे में यह कहा गया है कि वंस ही रिटायर्स ही बिकम्स कंप्लीटली इनएलिजिबल फॉर एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद केंद्र या फिर राज्य सरकार की किसी पोजीशन को पा सकता हूं, तो जब मैं काम कर रहा हूं, अभी जब मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, उस सरकार को फेवर करने की कोशिश करूंगा। ये ना हो इसलिए इस तरह के प्रावधान रखे जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए हमारे संविधान में नहीं रखा गया है। दैट्स द पॉइंट। ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो कोई बात नहीं। इन चीजों की बातें आप कहां कर सकते हो? संसद के कानून के अंदर। तो संसद ने इस बारे में कानून बनाया, काफी सालों के बाद बनाया, 1991 में बनाया, जिस कानून के बारे में हमने पहले भी बात करी। हमने क्या बात करी कि 1991 में यह कानून बना, लेकिन उसके अंदर अपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं करी गई थी। वो होनी चाहिए थी, लेकिन इस कानून के अंदर अपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं करी गई थी, क्योंकि यह कानून सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में था। कानून का नाम है इलेक्शन कमीशन, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। तो इन चीजों के जवाब आपको यहां पर मिलने चाहिए थे। मिले? क्या मिले? जैसे कि इस कानून के अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर तय किया गया, टोटल 6 years ऑफ टेन्योर, और इफ दे टर्न 65 बिफोर दैट, मतलब कि अगर उन्होंने 6 साल काम कर लिया है या फिर उनकी उम्र 65 साल हो चुकी है, दोनों में से जो पहला हो उसके मुताबिक उनको रिटायर होना होगा। टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया था, वो 1991 के इस लॉ के अंदर किया गया। दूसरी बात, 1991 के एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे सकेंगे राष्ट्रपति को। रेजिग्नेशन के बारे में भी कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करी गई थी, वो संसद के कानून में आनी चाहिए थी, 1991 में आई। उसके अलावा कंडीशंस ऑफ सर्विस राष्ट्रपति को तय करनी थी, संसद के कानून के मुताबिक तय करनी थी, लेकिन संसद ने इस मामले में भी कोई कानून नहीं बनाया था। अब इस कानून के अंदर उन्होंने बात करी, क्या बात करी कि कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी सेम एज दैट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट्स इट। मतलब कि इनकी सेवा की शर्तें, इलेक्शन कमिश्नर्स की सेवा की शर्तें किसके समकक्ष होगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष होगी। उनकी सैलरी, उनका पेंशन और बाकी चीजें वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होगी। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स को सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट स्टेटस दिया गया, और इस कानून के तहत ही वो स्टेटस दिया गया है। ऐसा कहना गलत होगा। हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में भी ये विचार था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में पहले से यह प्रावधान जोड़ा गया था कि भले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति उनको अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन से दूर नहीं कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरह से निकाला जा सकता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को, राइट। भले ही और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए प्रोसीजर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए तो ये पोजीशन है। ये प्रोविजन हमें दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी एक तरह से एटलीस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट रखना चाहते थे। वहां पर वो विचार था, वही विचार हमें यहां पर भी दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट पोजीशन दी गई इलेक्शन कमिश्नर्स को। लेकिन अब क्या हुआ? नया बिल आया, 2030 का बिल आया। सबसे पहले तो इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए क्वालिफिकेशंस तय किए गए हैं विच वर लॉन्ग ओवरड्यू। संविधान में तो इनके लिए क्वालिफिकेशंस तय किए ही नहीं गए हैं। 1991 में कानून बना, लेकिन इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन नहीं लिखे गए हैं।
इन क्वालिफिकेशंस को अब लिखा जा रहा है। कहा गया है कि उन्हीं को आप इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हो कि जिन्होंने भारत सरकार में सचिव के तौर पर काम किया है या फिर कर रहे हैं, who are either serving as the secretary in government of India or who have already served as secretary before in the government of India, only they can be appointed as election commissioners। जाहिर सी बात है कि ये इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ से आएंगे? IAS से आएंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही आएंगे। Moreover, they must be having good knowledge and experience in the management and conduct of elections। चुनाव का उनको अनुभव होना चाहिए, उनके पास उनकी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसका। इस तरह के ऑफिसर्स को आप इलेक्शन कमिश्नर्स की पोजीशन के लिए कंसीडर कर सकते हो, उन्हीं को आपको अपॉइंट करना होगा। तो क्वालिफिकेशंस की जो अब तक तय नहीं किए गए हैं वो अब तय हो चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो ये है, ओके, कहा गया है कि इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस, जिसमें सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं और अदर थिंग्स होती हैं, उनको इक्विवेलेंट बना दिया गया है। किसके इक्विवेलेंट? कैबिनेट सेक्रेटरी। दैट्स द कंटेंशियस इश्यू। अभी तक इलेक्शन कमिश्नर्स के कंडीशंस ऑफ सर्विस वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष थी, अब उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष बना दिया गया है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टेटस जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष था, वो अब वो ना रहकर कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष बन चुका है, या फिर बन जाएगा अगर ये एक्ट बन जाता है, राइट। दैट्स द मोस्ट कंटेंशियस इश्यू। सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, medical facility and other things, all of them are going to be equivalent to the cabinet secretary। अब controversial issue ये होता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के स्टेटस से नीचे होता है। पहले ये हुआ करता था कि जब भी इलेक्शन कमिश्नर्स को इलेक्शन कंडक्ट के बारे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, उसके वायोलेशन के बारे में अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को उनके खिलाफ अगर एक्शन लेने होते थे तो दे कुड डू इट वेरी इजीली बिकॉज दे यूज्ड टू एंजॉय द स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन अब तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्टेटस अब कैबिनेट सेक्रेटरी जितना हुआ, और कैबिनेट सेक्रेटरी का जो स्टेटस होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के स्टेटस से भी कम होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज वन रैंक बिलो द कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। और उस मिनिस्टर ऑफ स्टेट के भी नीचे आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, उसका स्टेटस उसके भी नीचे रहता है। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को आपने कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट स्टेटस दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवली दे आर नॉट गोइंग टू हैव से, दे आर नॉट गोइंग टू हैव कंट्रोल ओवर दोज कैबिनेट मिनिस्टर्स इन केस दे वायलेट कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। तो क्या इस तरह से हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष काम कर पाएगा? निष्पक्ष काम करने के लिए आपके पास पावर्स होने चाहिए। पहले ये हुआ करता था कि अगर इलेक्शन कमिश्नर से कोई भी एक कम्युनिकेशन आया तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के कम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब उसको उस तरह की अहमियत नहीं दी जाएगी। उसको एक ऑफिसर के कम्युनिकेशन को जितनी अहमियत दी जाती है उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो इन सब मामलों में अगर हम देखें तो ये बिल काफ़ी कंट्रोवर्शियल बनता है और इसी वजह से काफ़ी सारे विवाद खड़े हुए हैं, और माना जा रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी को जिस तरह से हमें आगे ले जाना है उसमें एक तरह से ये एक हिंड्रेंस साबित होगा, एक अवरोध साबित होगा। उसके अलावा इस बिल के अंदर टेन्योर की भी बात करी गई है उन इलेक्शन कमिश्नर्स की। पर्पज़ ये है कि 1991 का जो एक्ट है उसको अब निकाल दिया जाए। दो कानून क्यों रखे? 1991 का भी, 2023 का, दो कानून क्यों रखे? एक ही कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए। तो 1991 में जो के एक्ट में जो बातें करी गई थी उसको यहाँ पे दोहराई गई है कि जिससे इस कानून में सभी बातें आ जाए और उस कानून को हम निकाल पाएँ। तो 1991 के एक्ट के अंदर जो टेन्योर स्पेसिफाई किया गया था उस टेन्योर को यहाँ पर भी स्पेसिफाई किया गया है। एडिशनल चीज़ यहाँ पर ये जोड़ी गई है कि इलेक्शन कमिश्नर्स उनको रिटायरमेंट के बाद उसी पोजीशन पर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है।
एटसेट्रा, दैट्स इट। और उसी के साथ वो 1991 के कानून को रिपील करने की बात भी इस कानून के अंदर जोड़ी गई है। दैट्स ऑल। तो हमने समझा, दो हिस्सों में समझा। पहले हिस्से में हमने अपॉइंटमेंट की बात करी और दूसरे हिस्से में हमने कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करी। आशा करता हूं कि जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था मैं पहुंचा पाया। ज़रूरी ये है कि हम इस मुद्दे पर बहस करें, पार्लियामेंट में इस पर बहस हो, मीडिया में इस पर बहस हो। मेरा ज़ाती तौर पर ये मानना है कि जिस तरह के प्रावधान इसके अंदर लिखे गए हैं वो एक तरह से संविधान का जो मूल भाव है, उसका जो स्पिरिट है, उसके खिलाफ है। इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की न्यूट्रलिटी, उसकी एफिशिएंसी पर काफ़ी सवाल खड़े हो सकते हैं। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। आपके विचार इससे अलग हो सकते हैं। आपके विचार क्या है वो मैं जानना चाहूँगा। तो अगर इस मुद्दे पर आपका संशोधन है, आपने इस पर कुछ जानकारियाँ हासिल की हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ और विचार हैं, तो मैं आग्रह करूँगा कि आप उन विचारों को इस कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। इट्स आवर अटेम्प्ट टू मेक दिस डेमोक्रेसी अ मैच्योर डेमोक्रेसी। और अगर डेमोक्रेसी को मैच्योर बनाना है तो हमें डिस्कशंस करने होंगे। मैंने अपनी बात रखी, आपकी बात भी मैं जानना चाहूँगा। इसी तरह से हम मिलजुल कर इस डेमोक्रेसी को और मैच्योर बना पाएंगे। तो इसी के साथ इस बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।